हेलो एवरीवन। मैं हूं सोनू कुमार, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, डीएमसीएच कुंजर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें देखते हैं बेसिक जानना क्या है। सबसे पहले इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम लोग को बेसिकली 4 तरह के फोर्सेस पढ़ने हैं: वेट, टेंशन, स्प्रिंग, कॉन्टैक्ट। ये सब बेसिक आप लोग पढ़े होंगे। इसमें वेट कब लगेगा? जब भी कोई मास होगा तो एक वेट लगेगा। टेंशन कब लगेगा? टेंशन तब लगेगा जब कोई रोप होगा या फिर केबल होगा तो टेंशन लगेगा। स्प्रिंग नॉर्मल, जब स्प्रिंग लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। उसमें 2 तरह के फोर्स है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो एक एक करके सारे फोर्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे एफबीटी बनाएंगे, बहुत सारे डायग्राम देखेंगे, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पढ़े होगे काइनेमेटिक्स में, सर्कुलर मोशन में। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा यूज है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें जानना कि सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी फोर्स लगेगा तो उसमें कौन लगा रहा है। जैसे मान लो ये कोई मास है तो इसमें फोर्स कौन लगा रहा होगा? नीचे अर्थ लगा रहा होगा, mg। उसका फिर डायरेक्शन किस पर लगा रहा है? इस मास पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। किधर लगा रहा है? डाउनवर्ड लगा रहा है। कितना लगा रहा है? mg लगा रहा है। तो ये बेसिक 4 टर्म है। तो हर फोर्स में ये कोशिश करना है कि सब में ये इस तरह से आसान हो जाएगा फिर जानना। चलो, वेट कौन लगाता है? तो अर्थ लगा रहा है। किधर लगाएगा? डाउनवर्ड। कितना लगाएगा? mg। ठीक है, ओके। किस पर लगाएगा? जब भी कोई मास रहेगा तो क्या लगेगा? वेट लगेगा, सिंपल। जब भी कोई मास होगा तो क्या लगेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड क्या लगेगा? mg फोर्स लगेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये जैसे ये 2 बॉडी है, मान लो इसमें सबसे पहले कैपिटल एम मान लो, इसको स्मॉल एम मान लो। तो इसमें क्या लगेगा? कैपिटल एम जी। और इस केस में क्या लगेगा? स्मॉल एम जी। तो जब भी मास रहेगा तो डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, सिंपल। इतना भी आप ध्यान रखना। अब बताओ टेंशन। टेंशन कब लगता है? जब भी स्ट्रिंग, रोप, केबल रहेगा तो टेंशन लगेगा। तो सिंपल याद रखना, कुछ नहीं, जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा, जहाँ पे मान लो यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कोई मास है, ये मास एम है। ओके, तो क्या होगा? इस मास से क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा। इस mg की वजह से ऊपर एक टेंशन क्रिएट होगा, इसी वजह से टेंशन। फिर एक इधर टेंशन, तो ज्वाइंट इक्वल अलोंग द रोप होगा। जब भी टेंशन लगेगी अलोंग द रोप होगा। और क्या होगा? अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। तो यहाँ भी ज्वाइंट है तो यहाँ भी अवे फ्रॉम। क्लियर है? टेंशन कभी भी रोप वगैरह दिखे तो कुछ भी होगा तो वहाँ पे टेंशन लगना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो वहाँ पे क्लियर होगा। ओके, जैसे स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब भी कोई स्प्रिंग हुआ तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? के एक्स लगेगा। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स क्या है? इलोंगेशन या कंप्रेशन। मान लो मैं इसको इलोंगेट करूँगा, इलोंगेट करूँगा तो क्या होगा? ये अपना रिगेन कराना चाहेगा पोजीशन, तो स्प्रिंग फोर्स इनसाइड लगेगा। अगर इलोंगेट करेंगे तो इलोंगेट करोगे तो क्या होगा? अंदर की तरफ लगेगा फोर्स। कितना लगेगा? के एक्स। ये एक्स क्या है? इलोंगेशन। मान लो इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दोगे तो क्या होगा? फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। फील करना, मान लो कोई स्प्रिंग है, उसको अगर मैंने प्रेस किया, कंप्रेस किया तो क्या होगा? फोर्स बाहर की तरफ। वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना चाहेगा। तो कितना फोर्स से रिगेन करना चाहेगा? के एक्स। जितना कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल ये। ठीक है, आगे वही है कि अगर मान लो मैं से ये मान लो लेंथ है, इसको मैंने एल प्लस एक्स कर दिया, मतलब एक्स इलोंगेट कर दिया, तो क्या हो गया? फोर्स कितना लगेगा? के एक्स लगेगा। और किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलोंगेशन है, उल्टा लगता है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगेगा? जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या, एक नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में दो है, एक स्टैटिक एक काइनेटिक। तो स्टैटिक में जब रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब मोशन में रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। नॉर्मल तो हमेशा, जब भी कोई बॉडी टच हो तो नॉर्मल हमेशा लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल लगेगा किधर? जैसे मान लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल जैसे इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है तो नॉर्मल किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? नॉर्मल लग रहा है इस। और कई इससे पहले क्या पढ़े थे बताओ? एक मास mg पढ़े थे। mg कब लगेगा? जब भी कोई मास होगा तो mg लगेगा। बताओ यहाँ लगेगा mg? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मास है तो नीचे mg लगेगा। अब बताओ टेंशन लगेगा? नहीं, रोप तो दिख नहीं रहा है तो टेंशन लगेगा नहीं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग भी नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, क्लियर है। हम लोग क्या क्या नॉर्मल क्यों लगा? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में तो इसलिए नॉर्मल लगा। mg क्यों लगा? क्योंकि एक मास है तो मास पे हमेशा mg लगेगा। यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोई रोप वगैरह कुछ नहीं है। स्प्रिंग क्यों नहीं लगेगा? स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग नहीं है। और हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में एक फ्रिक्शन पढ़े थे, फ्रिक्शन आगे देखते हैं। तो ये इतनी बात क्लियर है। नॉर्मल कब लगेगा? जब भी बॉडी कांटेक्ट में नॉर्मल है। किधर लगेगा? ये 90 डिग्री इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब बताओ, सरफेस तो ये भी, टेबल भी इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, तो ब्लॉक भी टेबल पे नॉर्मल लगेगा। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट। ये नॉर्मल किसने लगाया? जिस पे रखे हो, जैसे जहाँ बैठे हो तो वो सरफेस क्या हुआ? नॉर्मल लगा रहा है आपके ऊपर, अगर मान लो। और आप भी जहाँ बैठे हो उसके ऊपर नॉर्मल लगा रहे हो, सिंपल। अगर मान लो कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर कोई बॉडी है,
तो यहाँ पर अगर सरफेस क्या आ रहा है, सरफेस नॉर्मल लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ क्या ब्लॉक सरफेस पे नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो ब्लॉक भी सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन के तीसरे नियम से आगे बिल्कुल पढ़ेंगे, बस अभी बेसिक ध्यान दो। अब क्या है, मान लो एक दूसरा ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक। अब बताओ इस पर क्या लगेगा? ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। कौन लगाएगा? ये लार्जर ब्लॉक लगेगा ऊपर नॉर्मल। और जब ऊपर ब्लॉक लगेगा तो स्मॉलर ब्लॉक भी बड़े वाले ब्लॉक पे क्या लगेगा? नीचे नॉर्मल लगाएगा। सिंपल। इक्वल, इसको N1 मान लो तो ये भी N1 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है ना? जब भी बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगेगा। सिंपल याद रखना, जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगेगा। सिंपल, इतनी बातें ध्यान रखना। और उसकी डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर। मान लो ये है सरफेस और यहाँ पे किसी तरह से एक ब्लॉक है, तो किधर लगेगा? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ऐसे इस तरह से नहीं लगाना। ये सरफेस रहा ना, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से नॉर्मल लगेगा। क्लियर है ना? इतनी बात ध्यान रखना। चलो आगे फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन का कंडीशन है ऑलवेज नहीं लगेगा। फ्रिक्शन लगने का कंडीशन है कि वो टेंडेंसी टू मूव होना चाहिए। क्लियर है? इसमें टेंडेंसी टू मूव होना चाहिए। और किधर लगेगा? जिधर मोशन करना चाह रहा है या फिर कर रहा है उसके अपोजिट। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। ये क्या करते हैं? मोशन को अपोज। जैसे मान लो इस केस में ये रहा, ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर मान लो मैंने फोर्स लगा रखा है F, तो बताओ इसका टेंडेंसी है ना। अगर मान लो F नहीं रहता तो, अगर ये F नहीं रहता तो नॉर्मल रखा हुआ है, यहाँ पे mg लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल N1 मान लो, इधर N2 मान लो और इधर mg, स्मॉलर mg। क्लियर? इतना फोर्स लगता है। बट इनकेस अगर मान लो मैंने बाहर से फोर्स लगा दिया तो क्या हो गया? यहाँ पे ये मूव करना चाहेगा। अगर मूव हो या ना हो, मान लो कोई हैवी बॉडी है, मैं उसको फोर्स लगाऊं तो ये जरूरी थोड़ी कि वो मूव ही कर जाए। तो मूव करे या ना करे, जब टेंडेंसी टू मूव है, मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा? एक अपोज। वो मूव क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट बिकॉज कि पीछे एक फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो 10 न्यूटन का मैंने आगे फोर्स लगाया, बट ये मूव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन का एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर दिया। क्या हो गया? दोनों बैलेंस हो गए, कट जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो मूव नहीं करेगा। समझ में? तो फ्रिक्शन रेस्ट में रहेगा तब भी लग सकता है। वो कंडीशन देखा जाएगा कि अगर उसके पास टेंडेंसी मूव करने का है या नहीं है। सिंपल। तो और लगेगा किधर? तो ऑलवेज याद रखना क्या लगेगा? अपोज द मोशन, मतलब मोशन के अपोजिट। ये आगे जाना चाह रहा है तो इसका फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सिंपल। और इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना। स्टैटिक कब लगेगा? जब जैसे अभी बताया, तो अभी रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब रेस्ट में रहेगा तो, और काइनेटिक जब मोशन में रहेगा। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? म्यू एन। एन क्या है? नॉर्मल, और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दोनों के लिए म्यू एन है। बट ये बताओ, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन ये अभी स्टैटिक में है, तो ये भी क्या लगाएगा? 10 न्यूटन। मान लो इसको 15 कर दिया तो ये भी 15 लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है कि वो मैक्सिमम कब तक लगाएगा? म्यू एन तक लगाएगा। अगर म्यू एन का वैल्यू मान लो 50 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये 50 न्यूटन तक वो अपोज करेगा। अगर मान लो 20 कर दिया तो ये भी 20 इंक्रीज कर देगा। तब तो दोनों रेस्ट में है, मतलब 50 न्यूटन तक वो मतलब कि अपोज कर सकता है। सिंपल। अगर मान लो मैंने 40 कर दिया तो इधर 40 लगेगा। इनकेस अगर मान लो 50 कर दिया तो ये भी 50 लगाएगा अपोजिट में। बट इनकेस बताओ 51 कर दिया तो अब तो एक अपोज में 50 लगेगा, मैक्स टू मैक्स 50 लगा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 51 मैंने लगा दिया, नेट फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन का। तो क्या होगा? ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? आगे जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे इसको अलग से, बेसिक में हर एक फोर्स का बेसिक बता रहा हूँ, एफबीडी कैसे बनाते हैं, जो एनएलएम में यूज होंगे। अब बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बताए थे। सेंट्रीफ्यूगल तब लगेगा जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा। और किधर लगेगा? जैसे मान लो ये सर्कल है, ये रेडियस आ रहा है, तो रेडियस के जस्ट पर बाहर, और उसका वैल्यू क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों अगर वेलोसिटी गिवन है या फिर ओमेगा गिवन है। बताओ अगर इस केस में अगर यहाँ पे कोई बॉडी हो तो इसके अपोजिट लगेगा। कितना लगेगा? यही लगेगा। ठीक है? यहाँ पे कितना होगा? बाहर की तरफ लगेगा। डायरेक्शन पता नहीं। इनकेस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो जब भी सर्कुलर मोशन लगेगा तो बाहर एक फोर्स लगना ही लगना है। बताओ कितना लगेगा? वही एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। जैसे अभी अब रिवाइज कर लेते हैं सारे। क्या क्या पढ़े? नाउ वेट कब लगेगा? बताओ। वेट मास रहेगा तो लगेगा। कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगा। किधर लगाएगा? डाउनवर्ड लगेगा। कितना लगाएगा? एमजी लगाएगा। तो मैं इसके यहाँ पे एमजी नोट कर रहा हूँ। ठीक है? टेंशन किधर लगेगा? टेंशन लगेगा अलोंग द रोप। ठीक है? कब लगेगा? जब कोई भी केबल हो, रस्सी हो, रॉड हो, तो उस टाइम पे टेंशन लगेगा। बट इसको सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है? स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? के एक्स लगेगा। कब लगेगा? जब भी कोई स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा? तो
तो आपको मतलब कि अपोजिट, जैसे मान लो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो स्प्रिंग बाहर जाना चाहेगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। मान लो मैं उसको इलोंगेट कर दिया तो वो अंदर की तरफ अपना नेचुरल लेंथ को रिगेन करना चाहेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगेगा, तो क्लियर है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगेगा जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो एक वहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा जो हम लोग पढ़े ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो ऑलवेज लगेगा। फ्रिक्शन का कंडीशन है वो मूव करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। अगर मूव करना चाह रहा है तो वो रुका हुआ है कि चल रहा है, रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट में रहेगा तो, अगर चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल। सेंट्रीफ्यूगल मैंने अभी बताया, सेंट्रीफ्यूगल सर्कल में घूमेगा तो क्या होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू एन। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसमें जानना ये है कि मान लो कोई मास है तो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से एम जी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। अब बताओ एम जी लगेगा तो इस, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, इसको मैं ना, ये अगर थीटा है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सोचो, ये क्या होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ओके, जब ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, ये पूरा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, थीटा होगा। बस इसका कंपोनेंट दो, या फिर मैं इसको यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ। अगर ये थीटा है, अगर कोई मास है यहाँ पे, बताओ यहाँ नीचे एम जी लग रहा है, इनकेस बताओ अगर ये थीटा है, मैं इसका कंपोनेंट दूंगा तो बताओ अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो एम जी ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी कंपोनेंट दो, जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस थीटा पड़े होगा ना वेक्टर में। ये अगर फोर्स है, अगर ये थीटा है, इसका कंपोनेंट इस साइड क्या होगा, एफ कॉस थीटा। इधर क्या होगा, जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर एफ साइन थीटा, जिधर थीटा रहेगा उधर एफ कॉस थीटा। ओके, अब बताओ इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ओके, बस याद रखना जब भी कोई, क्लियर है। अब जैसे अब बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्या कि एम जी, यहाँ पे सारे देखो, इसमें एक्चुअली सारा फोर्स दर्शाया हुआ, मास था तो एम जी लग गया, ये रोप है तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, इस मैन की वजह से नीचे एम जी लगेगा, ये फोर्स ऊपर लगा रहा है। क्लियर है, इतनी बात। जैसे मान लो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एम जी लग रहा है, इस ये भी मास है तो इसका भी एम जी लगेगा, रस्सी है तो टेंशन आएगा, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। अब बताओ इस केस में भी यहाँ भी टेंशन रहेगा। अब बताओ ये नीचे खींच रहे हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा एफ। ओके, चलो देखो फोर्स लगाओ, सिर्फ मास है तो नीचे एम जी, एम वन जी। ये बताओ टच है ना, कॉन्टैक्ट है तो बताओ क्या लगेगा, बताओ बताओ इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल अपोजिट। ये बताओ मूव करना चाह रहे हैं वैसे ये रोप है, रॉड है, क्या लगेगा, टेंशन। स्प्रिंग रहता है तो स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं। ये बताओ मास है तो फिर एम टू जी, टच है कॉन्टैक्ट में क्या होगा, नॉर्मल। ये बताओ मूव करना चाह रहा है, बिल्कुल मूव करना चाहे, फोर्स लग रहा है तो किधर मूव करना, ये लेफ्ट की तरफ मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट। अगर मान लो ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। मान लो बोलते हैं स्मूथ है तो स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ फ्रिक्शन लगने के लिए रफ होना चाहिए, बिल्कुल, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है, चलो अगले डायग्राम में देखो, यहाँ पे बताओ क्या लगेगा, एक एम वन जी। आप बताओ नीचे ये कॉन्टैक्ट में भी है ना, तो ये तो नॉर्मल एन वन मान लो, बोलोगे अच्छा तो ये कॉन्टैक्ट में, ये भी तो कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। इधर एन, इधर एन लगेगा क्या होगा, नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो बताओ यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तो हम लोग सरफेस का जनरली स्टडी नहीं करते हैं, तो यहाँ एन वन लग रहा है तो यहाँ भी एन वन नहीं लग रहा होगा। सिर्फ ये एन वन कौन लगा रहा है, सरफेस बॉडी पे लगा रहा है, बट ये एन वन कौन लगा रहा है, बॉडी सरफेस पे लगा रहा है। क्लियर है ना, जैसे मान लो ये एन वन है तो कौन लगाया, ये लार्जर ब्लॉक लगाया। अब बताओ इधर भी एन वन एन टू मान लो, तो इधर एन टू कौन लगाया, ये स्मॉलर ब्लॉक लार्जर पे लगाया। इतनी बातें क्लियर दिखना चाहिए। अब बताओ एम टू की वजह से क्या होगा, एम टू जी, ऊपर क्या लगेगा, एन थ्री मान लो, तो एन थ्री जब सरफेस ने उस बॉडी पे लगाया एम टू पे, तो बॉडी भी सरफेस पे लगाएगा एन टू। हम लोग ये स्टडी नहीं करते हैं फिर भी जान लो। अब बताओ ये इक्वल एंड अपोजिट, ये एन थ्री था तो यहाँ भी एन थ्री होगा। क्लियर है, अब बताओ इसका क्या होगा, एम जी होगा, एम थ्री जी, इसकी वजह से फिर क्या होगा, एन फोर मान लो। और यहाँ पे देखो ये बॉडी कॉन्टैक्ट में है ना, तो एक इधर नॉर्मल लगेगा तो एन फाइव मान लो, तो इधर भी क्या होगा अपोजिट में, इधर भी एन फाइव लग रहा होगा। कौन लगा रहा है, ये स्मॉलर ब्लॉक एंड ये लार्जर ब्लॉक। ठीक है, अगर सिर्फ सरफेस पे रखा होगा, अगर ये ब्लॉक है तो सरफेस लगाएगा बॉडी पे, सरफेस बॉडी पे अपवर्ड नॉर्मल लगाएगा। बॉडी किधर लगाएगा, तो बॉडी अपने सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। क्लियर है ना, नॉर्मल को ध्यान से देखना।
ओके, अब बताओ इस केस में क्या क्या लगेगा, ये तो सिंपल है, क्या लगेगा, ये मास है तो mg लगेगा। बताओ फिर ये रोप है तो रस्सी में टेंशन आएगा, फिर यहाँ भी टेंशन है तो यहाँ भी टेंशन, सेम टेंशन, यहाँ भी टेंशन, एक रोप में सेम रस्सी में सेम टेंशन, यहाँ भी टेंशन। अब बताओ एक दूसरा रस्सी है ना, ये तो यहाँ से था तो एक दूसरा रस्सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे क्या होगा T2 मान लो। क्लियर, ये भी मास है तो यहाँ भी mg, और ये क्या है कॉन्टैक्ट में ना, ये क्या है ऊपर नॉर्मल। ठीक है, जनरली सरफेस का हम लोग नहीं दर्शाते, तो हम लोग अब क्या सिर्फ बॉडी पे दर्शाएंगे। नीचे भी इस रॉड पे भी नॉर्मल लग रहा होगा, बट इनकेस क्या होगा वो अभी मतलब कि सिर्फ बॉडी को स्टडी करना होता है हम लोग को। रॉड से कोई मतलब, अगर बोलेगा एबिलिटी बनाओ मास का 2m का, क्या बनाओगे, अगर मान लो ये मोशन में करना चाह रहा है ना, ये नीचे जाना चाह रहा है, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर पीछे क्या लगेगा, अगर रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। अब तो बोलेगा इस 2m का एफबीटी बनाओ, तो इसमें कौन कौन, ये नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल कौन लगा रहा था, ये सरफेस लगा रहा था, किधर लगाएगा परपेंडिकुलर, ये mg लग रहा है। mg क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका जब भी मास रहेगा तो mg लगेगा। अब बताओ फ्रिक्शन कब लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है ना, कौन लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है बॉडी पे, अपोज द मोशन, फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर, इसी तरह भी अगला डायग्राम दो, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बॉडी है ये क्या लगेगा खुद का mg, यहाँ भी mg, मान लो सेम मास है, यहाँ भी mg। अब बताओ यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, ये दूसरा रस्सी है ना तो यहाँ पे क्या लगेगा T1 मान लो, अलग टेंशन होगा, एक रोप में सेम टेंशन। अब बताओ पुली का मास नहीं है तो हम लोग को पुली मासलेस पढ़ना होता है सिलेबस में, तो पुली का कोई मास नहीं है यहाँ पे। अगर मास आ जाएगा तो रोटेशन में चला जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। अब बताओ ये बताओ, अगर ये स्मूथ है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पे बताए थे ना एक mg का कंपोनेंट लेने, अगर मान लो ये इस तरह से है, कोई बॉडी रखा हुआ है तो इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इसको याद रखना है। ये 60 है, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, तीनों में वही लगेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे कांटेक्ट में तो इधर नॉर्मल भी लगेगा, n1 मान लो, तो इधर क्या होगा, इधर n1 है तो ये n2 लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा n3 लग रहा होगा। क्लियर है, इस तरह सारे फोर्स दर्शाने हैं। इस केस में बताओ यहाँ पे क्या मास है तो mg लगेगा, बताओ ये भी मास है तो mg लगेगा, इसका खुद का मास है तो mg लगेगा। और क्या लगेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रोप दिख रहा है, रस्सी टेंशन स्ट्रिंग दिख रहा है, यहाँ पे टेंशन लगेगा। इसमें कितने टेंशन है, दो टेंशन, दो स्ट्रिंग है, क्या होगा यहाँ पे T लगेगा, यहाँ पे भी T लगेगा, सॉरी T1 लगेगा, अलग रस्सी है तो यहाँ पे T1 लगेगा। क्लियर है, ओके। इस केस में बताओ इसका खुद का M2G, इसका M1G। अब बताओ एक ही वायर है ना, एक वायर ऐसे गया है और ऐसे यहाँ से, सिंगल वायर है तो पूरा हर सब में क्या होगा सेम टेंशन होगा, क्यों, क्योंकि सेम वायर है। क्लियर है ना, ओके हो गया, बस इतना ही जानना है। अब बताओ इस केस में बताओ सिंपल, सबका mg लगेगा। अब बताओ इसमें टेंशन लगेगा, एक ही वायर है ना, एक वायर में सेम टेंशन, तो क्या होगा सब में सेम टेंशन लगेगा। ओके, बट एक चीज़ याद नोटिस करो, यहाँ पे एक दूसरा रोप भी है, ये दूसरा रस्सी है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा T2 लगेगा, ऊपर भी T2 नीचे भी T2, और खुद का mg। इसका पुली का मासलेस हम लोग पढ़ते थे, ये इसमें मास नहीं है। ठीक है, आगे इसमें देखो इसका खुद का mg, यहाँ भी खुद का mg, यहाँ पे देखो स्प्रिंग दिख गया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये इलोंगेट हो रहा है ना, यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, कंप्रेस इधर करेगा, kx इलोंगेशन देखेंगे तो वहाँ से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो किस केस में बताओ, तो सब में mg लग रहा होगा, सबका mg, और इसमें क्या होगा, एक ही रोप है ना, तो सब में क्या होगा एक ही टेंशन कैरी करेगा, टी टी टी, नीचे टी, यहाँ पे टी, फिर यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी। क्लियर है, ओके। और कोई कुछ लगेगा नहीं, नॉर्मल लगेगा, बताओ नॉर्मल तो नहीं लगेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में करेगा, ये बॉडी नहीं है स्ट्रिंग है। ठीक है, अब बताओ इस केस में क्या क्या लगेगा, इस मास का खुद का mg, स्मॉलर मास है तो इसका खुद का mg, और क्या लगेगा इधर नॉर्मल, यहाँ क्या लगेगा नॉर्मल। अब बताओ और क्या लगेगा, इस बॉडी ये भी कांटेक्ट में ना सरफेस से थी, यहाँ भी नॉर्मल, ये कौन लगा रहा होगा, सरफेस लगा रहा होगा। क्लियर है, अब बताओ
यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी है तो इधर क्या लगेगा, एम जी, याद करो थीटा रहेगा तो एम जी साइन थीटा ई जेड, और इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, बस फोर्स लगाना है। अगर मान लो स्मूथ रफ रहता तो फ्रिक्शन भी लगता पीछे। क्लियर है, अगर ऊपर नॉर्मल है तो नीचे भी नॉर्मल होगा ना। गुड, समझ में आया। बताओ इस केस में दो मास, तीन मास है तो एम जी, मान लो सेम मास, एम जी एम जी। अब बताओ स्प्रिंग है तो बीच में टेंशन रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा, ये लॉन्गेट है तो ऊपर, ये लॉन्गेट में अंदर की तरफ लगेगा तो ऊपर के एक्स लगेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर भी के एक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, खुद का एम जी, और ऊपर नॉर्मल। मान लो रफ है तो ये मूव करना आगे से करना चाह रहा है ना, ये रस्सी है तो टेंशन, इधर भी टेंशन, खुद का एम जी। अब बताओ ये आगे मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर रफ रहेगा तो फ्रिक्शन लगा देना। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन। ओके, बस सारा ही फोर्स, अगर फोर्स का क्लियर हो गया तो एनएलएम 50% तो यही हो गया सॉल्व। एनएलएम में बेसिक है कि फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। बताओ इसमें क्या होगा, खुद का एम जी, इस केस में भी खुद का एम जी, फिर कांटेक्ट में तो नॉर्मल, इधर भी कांटेक्ट में तो नॉर्मल। अब बताओ ये पुलिया है, स्ट्रिंग है तो ये सेम वायर है तो टेंशन 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 टेंशन, और ये दूसरा वायर है ना तो ये क्या हो जाएगा T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा T3। क्लियर है, एक वायर ये रहा, एक दूसरा वायर, तीसरा वायर, तो इस सेम वायर में सेम टेंशन, दूसरे वायर में अलग अलग टेंशन होगा। इस केस में बताओ खुद का एम जी, और यहाँ पे देखो म्यू क्या है, रफनेस बताता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन है तो ये आगे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। वो डिपेंड करेगा, अगर आगे ऊपर जाना चाह रहा है तो नीचे लगेगा, और नीचे जाना चाहेगा तो ऊपर लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अब बताओ यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इसका मास खुद का मास है तो नीचे एम जी लगेगा। एम जी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, एम जी, बताओ एम जी साइन थीटा, और अपोज इधर क्या होगा, डाउनवर्ड में एम जी कॉस थीटा। क्लियर है ना, ये रोप है तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन, नीचे टेंशन, यहाँ टेंशन। अब बताओ इस केस में क्या होगा, क्या बोलोगे, मास है तो बिल्कुल नीचे एम जी लगेगा। और बताओ, और क्या है, कॉन्टैक्ट में है ना तो ऊपर नॉर्मल लगेगा इस साइड, और क्या लगेगा, अगर मान लो रफ रहता तो ऊपर फ्रिक्शन लगता, ये नीचे जाना चाह रहा है ना तो ऊपर फ्रिक्शन लगता। क्लियर है ना, बस इतना ही जानना है। ये बताओ यहाँ पे क्या मास है तो एम जी लगेगा, ये भी मास है तो खुद का एम जी लगेगा, स्मॉलर एम जी, ये कैपिटल एम जी। ये क्या है, सरफेस से कॉन्टैक्ट होती है, नॉर्मल होगा, सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, ये सरफेस है ना तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ नॉर्मल लगेगा। क्लियर है ना, ओके। यहाँ पे खुद का क्या लगेगा, अगर मान लो मैं कंपोनेंट एम जी, इसी का कंपोनेंट दूंगा तो एम जी साइन थीटा, इस साइड क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, यहाँ पे इस केस में बताओ क्या लगेगा, खुद का एम जी, ऊपर टेंशन, फिर ये भी सेम वायर है तो सेम टेंशन, और ये एम वन जी। क्लियर है, सब सिंपल है, बस यही करना है। मास है तो एम जी, स्प्रिंग है तो अगर इलोंगेटर है तो अंदर की तरफ के एक्स लगेगा, इधर भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो के एक्स सॉल्व करके निकालेंगे। ये खुद का एम जी, यहाँ भी खुद का एम जी, यहाँ भी एम जी होगा, यहाँ भी एम जी होगा, यहाँ के एक्स लगेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब बताओ ये टेंशन है तो एक ही वायर है तो सेम टेंशन टी टी, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा। अब बताओ इस केस में यहाँ पे दूसरा वायर है ना तो यहाँ पे T2 मान लो, बस पूरा फोर्स लगाओ। अगले जब लेक्चर लाऊंगा तो उसमें तो पूरा फोर्स अगर लगाने सीख गए तो उसमें बस 10 सेकंड में सारे सवाल बनेंगे। ये सवाल देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या लगेगा, एम जी लगेगा खुद का, फिर क्या लगेगा, ये टेंशन होगा, ये टेंशन होगा, ये अलग अलग वायर है ना तो ये T1 ये T2। क्लियर है ना, ओके। यहाँ पे बताओ खुद का एम जी, यहाँ पे खुद का एम जी, यहाँ पे ऊपर टेंशन, यहाँ भी टेंशन, T1 T2, क्योंकि अलग अलग रस्सी है। अब बताओ क्या ये जब भी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे गांठ है तो क्या होगा, गांठ मतलब अलग अलग फिर ट्रीट करना है तो यहाँ पे T3 हो जाएगा, ये सेम है T3, यहाँ पे T4, यहाँ पे क्या हो जाएगा T5। क्लियर है ना, चलो यहाँ देखो खुद का एम जी, इधर टेंशन, नीचे टेंशन, सेम वायर है, यहाँ पे क्या हो T1 मान लो, इधर T2, खुद का एम जी। इसमें देखो बताओ, ये इसका खुद का एम जी लगेगा, इसका खुद का एम जी, इसमें आ जाएगा टेंशन। फिर बताओ ये इसमें अगर इसमें F1 लग रहा है F2, अगर मान लो F2 ज़्यादा है, इनकेस
अगर मान लो F2 ज़्यादा रहेगा तो F2 F1 क्या करेगा, इस बॉडी को मूव करेगा, F2 क्या करेगा, इस बॉडी को मूव करेगा। तो अगर फ्रिक्शन रफ होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ये आगे जाना चाहेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर ये ब्लॉक पूरा ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक अगर पीछे जाना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ खुद का mg, यहाँ पे खुद का mg, खुद का mg। टेंशन है तो यहाँ पे 3 बार ट्रीट करना है, ये T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3। क्लियर है, यहाँ पे सेम वायर है तो T3 ये होगा, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T3 ये है तो ये भी T3 होगा। क्लियर है ना। बताओ इस केस में एक चेन है, चेन को मैंने इस तरह से हैंग किया है यहाँ पे इस पार्ट को। मान लो ये इस कैपिटल M रहेगा, बताओ ये स्मॉल, इसको इस M का वैल्यू क्या होगा। मान लो L में कितना है, मास M है तो 1 में M/L, तो इस Y दूरी में कितना होगा, M/L इंटू Y, और ये क्या होगा, स्मॉल m का वैल्यू। ये स्मॉल जो ये इतना हैंग कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, ये है। और इसका नीचे फोर्स लगेगा ना mg खुद का, इसका कितना होगा, M/L Y इंटू जी, ये हो गया खुद का इसका mg। अब बताओ इस केस में इसका एक मास होगा, इसका मास कितना होगा, ये m माइनस ये कर देना स्मॉल, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, यहाँ पे लगेगा mg। बताओ ये खुद का इधर नॉर्मल लगेगा और यहाँ भी नॉर्मल तो यहाँ लगेगा नहीं। क्लियर है, बस इतना जानना है। पीछे अगर रफ है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। चलो आगे देखते हैं। इस केस में बताओ ऊपर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे खुद का mg। इस केस में क्या होगा, फिर इधर क्या बताते हैं, अगर थीटा है ये थीटा साइड साइन लेना है, इधर mg साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर रफ रहेगा तो ऊपर जाना चाह रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। ओके, ये बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है, ये mg ये mg। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T लगेगा, सेम वायर है तो यहाँ भी T होगा। क्लियर है, ये बताओ यहाँ पे mg, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, यहाँ पे भी, यहाँ पे रस्सी है ना T, टेंशन लगेगा, यहाँ पे क्या होगा एक दूसरा रस्सी तो T1 और इसका खुद का mg। क्लियर है, ये तो बता दिया था मैंने, खुद का mg। और क्या लगेगा, अगर रफ है तो पूछे ऊपर फ्रिक्शन, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, सरफेस जिससे टच है उससे नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। ये बताओ इस केस में फोर्स आगे लग रहा है, इसका खुद का mg, ये खुद का mg, ऊपर नॉर्मल। अब बताओ यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स। ओके, आगे मूव करना चाह रहा है, अगर रफ रहता तो पीछे फ्रिक्शन लगता है दोनों साइड में। इस केस में बताओ अगर ये नीचे आ रहा है तो mg, इसका खुद का mg, टच है तो नॉर्मल, और टेंशन है तो सेम वायर में एक सेमी टेंशन होगा। ठीक है, इसमें बताओ mg टेंशन एक टेंशन T1 मान लो इसमें, पूरे में ये T2 और खुद का mg, और ऊपर नॉर्मल, अगर रफ रहता तो पीछे फ्रिक्शन। अब तक में क्लियर हो गया होगा। अब बताओ इस केस में सारे हर एक डायग्राम जो है सारा एक क्वेश्चन है, आगे जब पढ़ोगे तो सारे मैंने क्वेश्चन के ही डायग्राम लिए हैं क्योंकि यही आगे सॉल्व करना है। अगर ये पढ़ने के बाद फिर आसान हो जाएगा। ये mg हो गया, ऊपर टेंशन इधर टेंशन और इसका खुद का mg। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ये mg रहा, ऊपर नॉर्मल, इस साइड क्या होगा, टेंशन होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी टेंशन होगा, और इस आदमी का खुद का mg होगा। क्लियर है, यहाँ बताओ ये खुद का mg, इधर ये नीचे आ रहा है तो ये टच है तो इधर नॉर्मल n1 मान लो, तो इधर अलग अलग है तो n2 हो जाएगा ये। क्लियर है, इधर क्या होगा mg साइन थीटा, इधर क्या होगा mg कॉस थीटा। फिर इस केस में भी क्या होगा, इधर mg कॉस थीटा, इधर mg साइन थीटा। क्लियर है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ नॉर्मल, ये mg कॉस इसी का mg का कंपोनेंट इधर क्या होगा mg साइन थीटा, इधर नीचे क्या होगा mg कॉस थीटा। यहाँ पे T है तो सेम वायर है तो सेम टेंशन। क्लियर है, इस केस में बताओ ये mg खुद का mg, इस पे n1 लगेगा तो इस पे भी n1 ही लगेगा क्योंकि इक्वल, और इस पे क्या लगेगा n2 लगेगा। ये कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, सरफेस का हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ये बॉडी भी सरफेस पे n2 लगा रहा होगा बट हम लोग सरफेस का जानते नहीं। ओके, अब बताओ फ्रिक्शन, अगर फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लग रहा होगा। अगर ये आगे जाना चाह रहा है तो ये बॉडी क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा ना, तो ये इस पर लार्जर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पीछे फ्रिक्शन लगेगा। जब फ्रिक्शन पीछे लगा तो स्मॉलर ब्लॉक क्या चाहेगा, इसको आगे लगाएगा, फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट।
समझ में आ रहा है? अगर ये बॉडी अच्छे से देखो, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक का क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आएगा फ्रिक्शन में। इसमें क्या है कि अगर मान लो, मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रिक्शन के बारे में, mg समझ, mg नॉर्मल तो क्लियर है। फ्रिक्शन देखो, अगर फोर्स F लग रहा है तो ये ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, तो ये ब्लॉक क्या सोचेगा, उसको ये ऑलवेज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ये अगर आगे जाना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, लार्जर ब्लॉक इसको रोकना चाहेगा, पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। कौन लगेगा? लार्जर ब्लॉक। अब लार्जर ब्लॉक जब पीछे वो इस स्मॉलर ब्लॉक पर पीछे लगेगा तो स्मॉलर ब्लॉक भी आगे लगाएगा। समझ में आया? ये क्लियर होना चाहिए। जब आगे लग रहा है ये बॉडी तो आगे जाना चाहेगा, जब आगे जाना चाहेगा तो ये अब सरफेस बोलेगा कि आगे जा रहे हो तो नहीं, अपोज करेगा, तो फिर सरफेस इस बॉडी में पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर है ना? अब बताओ ये केस mg अगर ये मान लो मैंने फोर्स लगाया तो ये नीचे जाना चाह रहा है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ T1 तो ये क्या होगा T2, यहाँ क्या होगा T3, ये भी T3, ये भी T3 और क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे अगर सेम वायर है ना तो यहाँ पे T2 था तो यहाँ भी T2 होगा, यहाँ खुद का mg होगा। यहाँ ये देखो ये क्या है, इसमें जानना क्या है, अगर मान लो सवाल ये रहेगा कि मान लो कोई चीटी ना इस बाउल से और मान लो इस कटोरे से यहाँ पे पहुँच गया, क्या होगा, ये सरफेस से यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद जैसे मूव करना चाहेगा तो वो नीचे फॉल कर जाएगा। तो बोलेगा बताओ कि इसमें जब रेस्ट में था तो वहाँ पे क्या गया, फोर्स लगेगा। आगे क्वेश्चन आएगा, पहले ये मान लो चीटी है, अगर मान लो सरफेस से चढ़ के यहाँ तक आई तो इसमें क्या, चीटी का एंड इंसेक्ट का ख्याल है, नीचे खुद का mg, और ये रफ है तो ऊपर ये नीचे जाएगा ना, mg साइन थीटा इधर लगेगा, इधर ऊपर नॉर्मल, इधर क्या लगेगा बताओ, mg का कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और ऊपर मान लो फ्रिक्शन है ना तो ये क्या होगा, रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पे बस ये जानो, उसके बाद मैं बताऊंगा बैलेंस करना है, उसके बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर एक लेक्चर आएगा उसमें बहुत आसान हो जाएगा। ये बताओ, मैंने वही सेम यहाँ पे क्या है, एक बाउल है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, बताओ नीचे खुद का mg कॉस थीटा mg साइन थीटा, ऊपर फ्रिक्शन आगे नॉर्मल, बस इतनी बातें ध्यान रखना। अब बताओ सीडो फोर्स क्या होता है? सीडो फोर्स याद रखना, जब भी किसी एक्सीलरेटिंग बॉडी पे दूसरा बॉडी रखा हो तो अपोजिट में एक फोर्स लगता है। जैसे इमेजिन करो बाइक पे बैठे हो, बाइक पे जैसे एक्सेलरेट करोगे तो पीछे एक फोर्स लगता है, क्यों? क्योंकि एक सीडो फोर्स लगता है, क्योंकि तुम एक एक्सेलरेटिंग बॉडी, बाइक क्या एक्सेलरेटिंग बॉडी, उसके ऊपर कोई बैठा है तो उस पर वो क्या हो गया, किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी पे अगर दूसरा बॉडी बैठा है तो अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो पीछे एक एक्सेलरेशन लगेगा। क्लियर है? वही है सीडो फोर्स। अगर मान लो ये एक्सेलरेटिंग आगे ए से जा रही है तो एक उसके ऊपर एक अपोजिट में ए लगेगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट, सीडो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये एक्सेलरेशन 0 रहता तो ये नहीं लगता, समझ रहे हो? अगर एक्सेलरेटिंग बॉडी रहेगा तभी लगेगा। तो अब ऐसे ए लग रहा है तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, फोर्स बराबर एम ए, इसका मास एम, ए जो लग रहा था एम, ये सीडो फोर्स हो गया। क्लियर है ना? सीडो फोर्स एम ए लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट में लगेगा। सीडो फोर्स होता क्या है, जब भी किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी पे कोई बॉडी रखा हो तो उस बॉडी पे एक पीछे फोर्स लगता है, कितना, जितना आगे लग रहा है, आगे ए लग रहा है पीछे भी लगेगा। क्लियर है ना? जैसे देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये ब्लॉक रहा, अगर मैं इसको ए से आगे खींचूँ तो क्या होगा, ये एक्सेलरेटिंग बॉडी, ये बेज क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग बॉडी हो गया। तो ये एक्सेलरेटिंग बॉडी होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी पे एक दूसरा मास रखा हुआ है तो पीछे क्या लगेगा, सीडो फोर्स लगेगा, कितना, तो एम ए, आगे ए लग रहा है पीछे भी ए, इसका मास एम है तो इसलिए एम ए। यहाँ भी बताओ नॉर्मल लगेगा, खुद का mg, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। मान लो फ्रिक्शन स्मूथ है तो ठीक है, अगर फ्रिक्शन रहता तो पीछे फ्रिक्शन लगता, जनरली यहाँ स्मूथ रहता है तो पीछे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये क्लियर है ना? ये डाउट क्लियर होना चाहिए। ये बताओ, ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है, एक्सेलरेटिंग बॉडी के आगे एक मास रखा हुआ, क्या बताए थे, एक्सेलरेटिंग बॉडी के पर अगर कोई मास रखा हो तो उसके पीछे एक फोर्स लगता है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना, ए ही लगेगा, तो इसका मास एम है तो एम ए लगेगा, इसका mg लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा और आगे नॉर्मल लगेगा। समझ रहे हो? ये बता एग्जैक्टली सेम ये रहा, ये मास है तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। अगर ये एक्सेलरेटिंग बॉडी पे एक मास रखा हुआ है, आगे एक्सेलरेशन है ना इस ट्रैक पे, तो क्या होगा, एक पीछे फोर्स लगेगा हमें, अगर ये रफ है तो आगे फ्रिक्शन लगेगा। समझ रहे हो? बस इतना बात ध्यान रखना। ये बताओ, अगर ये भी सेम कैसे, अगर ये एक्सेलरेशन जाएगा, फोर्स लग रहा है ना, टी यहाँ पे mg, यहाँ पे टी, तो ये एक एक्सेलरेटिंग बॉडी हो गया। एक्सेलरेटिंग बॉडी है तो ये मास उस पर रखा हुआ है, तो क्या हो गया, टच है, तो आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, तो पीछे इस पर क्या लगेगा, एम लगेगा, सीडो फोर्स, इसका खुद का mg, ऊपर नॉर्मल, ऊपर फ्रिक्शन और इधर नॉर्मल। क्लियर है? अब बताओ अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, इनके सब ये ऑलवेज रॉकेट के केस में लगता है। कितना लगता है, ये अपथ्रस्ट फोर्स करता क्या है, जैसे मान लो नीचे ये फ्यूल को बाहर कर रहा है, स्मोक जो भी है, तो क्या होगा, ये इसको एक थ्रस्ट देगा तब तो ऊपर जाएगा ना। वो क्लियर है? तो कितना अपथ्रस्ट लगाएगा ये, इनकेस अपथ्रस्ट क्या होगा,
ऑलवेज क्या लगेगा, रॉकेट के किस में लगेगा, कितना लगेगा, एम डी वी बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी, सॉरी वी डी एम बाई डी टी। ये क्या लगेगा, एफ थ्रस्ट फोर्स। ये किधर लगेगा, अपवर्ड मोशन में। यही फोर्स क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा इस ब्लॉक को, इस रॉकेट को। क्लियर है ना, क्लियर है। वी डी एम बाई डी टी याद रखना, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब बताओ, जैसे ये रॉकेट है तो इसका क्या लगेगा, खुद का एम जी, और क्या लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर ले जाएगा, क्या पढ़े थे, वी डी एम बाई डी टी। ओके, और क्या हो गया, बस इतना जानना है, ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखना, ऊपर एक फोर्स है एक नीचे। क्लियर है, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़े, वेट कितना लगेगा, एम जी, कब लगेगा, जब मास रहेगा, नीचे लगेगा, टेंशन जब भी रोप रहेगा तो टेंशन लगेगा अलोंग द रोप, अगर टेंशन बदल जाएगा तो रोप बदल जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा। स्प्रिंग बताओ, स्प्रिंग क्या होगा, जब भी के एक्स लगेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल लगेगा एक फ्रिक्शन। नॉर्मल कब लगेगा, जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा, और सरफेस बॉडी पे लगेगा नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये सर बॉडी भी इस पर लगाएगा। क्लियर है, फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, कब लगेगा, जब सर्कल में कोई सर्कुलर मोशन मूव करेगा बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। आगे सूडो फोर्स पर कितना, सूडो फोर्स कब लगेगा, जब एसिलेटिंग बॉडी पे कोई बॉडी रखा हो तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स, एम ए। जितना ए है आगे उतना ही पीछे ए। अब थ्रस्ट फोर्स क्या पढ़े थे, वी डी एम बाई डी टी, कब लगेगा, रॉकेट के केस में, ये क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा रॉकेट को। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, सारे फोर्स मैंने बता दिए। अब अगला जब होगा तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखना है पूरा, उसके बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा, बस इतनी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।